अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वो सब पागलों की तरह इधर उधर देखते रहे। तभी एक गुर्राती हुई आवाज़ सुनाई दी, सत गाता के मेहमानों, शुमाबा होत्रा तुम्हें अपनी ज़मीन पर खुश आमदीद कहता है। आग वालों, मेरी दोस्ती कबूल करो और इस बात पर यकीन रखो कि तुम्हें हमारी ज़ात से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं सतगाता का काहिन आज़म, सतगाता का सबसे बड़ा साहर तुम्हें अपनी ज़मीन पर खुश आमदीद कह रहा हूँ और मेरी दोस्ती बहरतौर तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आग वालों, जवाब दो, अगर तुम शुमाबत होतरा की दोस्ती कबूल करो तो मैं तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो जाऊं। वो सब उसकी आवाज़ सुन रहे थे। अगर मुकाबला करते तो किससे करते? उन सायों से जंग करना तो मुमकिन नहीं था। और फिर घोड़ों की जिस कदर तादाद नज़र आ रही थी, उसे देखते हुए तो ये अंदाज़ा भी होता था कि वो कितनी ही कोशिशें कर लें, अगर घोड़ों की जलहार ही हो गई तो वो सब पिस कर रह जाएंगे। गारसा ने दहशतज़दा निगाहों से प्रोफेसर हशमत बे को देखा और हशमत बे उसके करीब पहुंच गया। ये शहर की सरजमीन है, मिस्टर गारसा, अपने साथियों से कह दो ज़रा बराबर जुम्बश ना करें वरना मौत हमसे दूर नहीं। नहीं नहीं, इनमें से कोई मेरी हदायत के बगैर एक कदम भी नहीं उठाएगा। मगर उसने दोस्ती की पेशकश की है, तुम भी दोस्ती का अजहार करो मिस्टर गारसा। हशमत बे की हिम्मत दिलाने पर गारसा 2 कदम आगे बढ़ा और उसने गर्दन खम करके कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती कबूल करता हूँ। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने ज़ाहिर हो जाओ। अगर तुम हमें दोस्त और मेहमान का दर्जा देते हो तो हम भी तुम्हें दोस्तों ही की हैसियत से खुश आमदीद कहते हैं। सायों का रंग बदलने लगा और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने चारों तरफ अजीबोगरीब लंबे लिबासों में मलबूस लातादाद इंसानों को देखा जो घोड़ों पर सवार थे। उनके हाथों में नेज़े, कुल्हाड़ियाँ और पत्थर के हथियार थे। वो सब के सब खौनख्वार नजर आ रहे थे और जो शख्स सबसे आगे मौजूद था उसके एक जिस्म पर एक मोटे कपड़े का लिबादा था और वह सर पर अजीबोगरीब किस्म का ताज पहने हुए था जिससे रोशनियां निकल रही थीं। बहुत ही हैरतनाक मंजर था। उन सब के दिल लर्ज कर रह गए। सफीना के हाथ से रस्सी का टुकड़ा नीचे गिरा और वो सहमी हुई निगाहों से उन्हें देखने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर उनके हवास वैसे ही खराब हो गए। आगे वाला शख्स अपने घोड़े को चंद कदम आगे बढ़ाकर गारसा के सामने पहुंच गया और फिर उसने कहा, तुम हमारी जो आवाज़ सुन रहे हो, हमारे अल्फाज तुम्हारी समझ में आ रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम तो हमारी ही ज़ुबान बोल रहे हो। नहीं, ये तुम्हारी ज़ुबान नहीं है, ये शहर की ज़ुबान है जो हर शख्स बाइसानी समझ लेता है। आग वालों, हमने तुम्हें दोस्ती की हसीयत दी और तुमने उसे कबूल किया। चुनाचा अपने आजसी हथियार ज़मीन पर रख दो और हम इन हथियारों को हाथ भी ना लगाएंगे। ये तुम्हारी मलकियत हैं और तुम सतगाता के मेहमान हो, हमारे लिए काबिल एहतराम। गारसा के इशारे पर सब ने अपनी अपनी राइफलें ज़मीन पर रख दी। तब वो शख्स नीचे उतर आया और उसने दोनों हाथ आगे करके उन्हें आपस में जोड़ा और रकू के से अंदाज में झुकता हुआ बोला, मैं शोबामा होतरा तुम्हें एक बार फिर सतगाता की ज़मीन पर खुश आमदीद कहता हूँ। तुम कौन हो? गारसा ने सवाल किया। इन पहाड़ों, इन चट्टानों और इनमें बसने वाली आबादियों का आका, उनका मालिक, यहाँ का सबसे बड़ा साहर। तुम्हें हमारा अपनी ज़मीन पर आना नागवार तो नहीं गुजरा था और हम किसी तौर अजनबियों को यहाँ नहीं आने देते।
हमारी अपनी कहानियाँ इन चट्टानों से बाहर नहीं जाती, लेकिन अकाल तरपाशा ने सतगाता की रवायतों से बगावत की और अपनी कहानी तुम तक पहुंचा दी। और हमारे बुजुर्गों ने यही कहा, बड़े बड़े साहर यही कह गए कि सतगाता की सरजमीन पर अजनबी कदम आएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। और अकाल तरपाशा ने उन मुकद्दस रवायात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जिसके नतीजे में तुम यहाँ तक पहुँच गए। और ये साहरों की पेश गोई का जीता जागता सबूत है कि हमने तुम्हारे रास्ते रोके और तुमने हम पर आग का मुंह खोल दिया। धमाके वालों, इसमें कोई भी शक नहीं कि सतगाता का जादू तुम्हारे इस आग के जादू के सामने बेअसर है, और हमें इससे जो नुकसान उठाना पड़ा शायद हम उसे कभी फरामोश ना कर सकें। लेकिन जानने वाले जान लेंगे कि सतगाता के सच्चे हमदर्दों में से कौन है, अकाल तरपाशा या शुमा होतरा। और मैं अपनी इस सरजमीन को खून की बू से पाक रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मजीद खून बहे। हमने तुमसे मुकाबला किया और नुकसान उठाया, लेकिन इसके बाद हमने जो कुछ देखा वो हमारे लिए भी बाइसे तअज्जुब है। तुमने तश्ता के साथ वो सलूक ना किया जिसकी हमें तवक्का थी, और हम हैरान हुए। धमाके वालों, क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे कि तुम शता के हमदर्द बनकर यहाँ आए हो और अकाल तरपाशा के मकसद के लिए काम कर रहे हो, या तुम्हारी आमद कुछ और मायने रखती है? ये उल्टी लटकी हुई लड़की हमारे लिए बासे हैरत है, और यही मंजर देखने के बाद हमने फैसला किया कि तुमसे दुश्मनी तर्क करके तुम्हारी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, ताकि तुम सतगाता की सरजमीन के खिलाफ होने वाली साजिश नाकाम बनाने में अपने आपसी हथियारों से हमारी मदद करो। और यूं सोचा हमने कि तुम वो नहीं हो जो एरा के साथ साथ यहाँ तक पहुँचे, बल्कि शायद तुम वो हो जो एरा के मकसद से दिलचस्पी नहीं रखते। तो दूसरी दुनिया से आने वालों, अगर तुम चाहो तो यहाँ अपनी आमद का मकसद बताओ, लेकिन उसके साथ साथ ही हम तुम्हें ये पेशकश भी कर चुके हैं कि सतगाता की ज़मीन तुम्हारे लिए आसान तर बना दी जाएगी। और अगर तुम यहाँ कोई ख़ास मकसद लेकर आए हो तो शुमामा होतरा इस मकसद में तुम्हारा साथी बन जाएगा। शर्त यही होगी कि तुम सतगाता की मुकद्दस रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना जादू पेश करो, और हम तुम्हारे मकसद की तकमील के लिए अपनी तमाम तर कुव्वतें सिर्फ कर देंगे। ये बाहमी दोस्ती होगी, और अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो सतगाता के साहर कभी झूठ नहीं बोलते और वही करते हैं जिसका वादा कर लेते हैं। गारसा और दूसरे उस पुरस्कार शख्स की बातें सुन रहे थे और बखूबी समझ रहे थे। प्रोफेसर हशमत बे ने झुककर गारसा के कान में कहा, ये उन अनोखे लोगों का सरदार है और इनसे दोस्ती करना हमारे हक में रहेगा। मैंने खुद भी यही सोचा है, मगर क्या हम इन पर अपना मकसद जाहिर कर देना चाहिए। अगर ये शख्स हमें खजाना देता है तो हम इससे ताउन करेंगे। मगर क्या तुम इनकी बातें समझ रहे हो प्रोफेसर? गारसा ने पूछा। कुछ समझ रहा हूँ, कुछ समझने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये बेहतरीन वक्त है कि हम इनसे अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लें। तुम इससे गुफ्तगू कर सकते हो प्रोफेसर? मैं तो कुछ नहीं समझ पाया। गारसा ने गहरी सांस लेकर कहा, और प्रोफेसर ने आगे बढ़कर कहा, तेरी इस आबादी का नाम सतगाता है सरदार। हाँ अजीम सतगाता, मुकद्दस सतगाता। और तेरा नाम शुमाबा होतरा, यही नाम है मेरा। तो सुन सतगाता के सरदार, हम बारूद की जादूगर तेरी दोस्ती और तेरे साथ आवन कबूल करते हैं। आग का जादू तेरे मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल करके हम तेरे दुश्मनों को शिकस्त देंगे, लेकिन इसके हमें वो खजाना दरकार है जो तेरी इस ज़मीन में पोशीदा है। खजाना क्या होता है? सोने चांदी के अंबार, हीरे जवाहरात, प्रोफेसर हशमत बे ने कहा, और शुमाबा होतरा ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, किसी को आवाज़ दी और एक बूढ़ा शख्स आगे आया। दिमागे वाले क्या चाहते हैं? माहूमा, तू इनके दिल का सफ़र करके बता, इनकी ख्वाहिश क्या है? बूढ़ा माहूमा ने कहा,
तिरिया शारिया, ओमा श्वारिया, रूमा शुबोहोत्रा, और रोशनी पैदा करने वाले पत्थर नरम, पीला लोहा जो हथियार नहीं बना सकता, सुनहरी गूंद जिसे औरतें अपने बदन पर लपेट लेती हैं, इनके अंबार है हमारे पास, देखो यही है ना। शुमाहुबहुत्रा ने अपने लिबास से पानी का एक बर्तन निकाला और उस पानी को एक बगैर दरार वाले पत्थर पर बहा दिया, फिर उस पर फूंके मारने लगा और पत्थर आईने की मानद शिफाफ नजर आने लगा। फिर अचानक ही उससे रंगीन रोशनियां फूटने लगीं, हीरों की किरणें जगमगाने लगी और प्रोफेसर ने पत्थर में झांका, उसका सांस बंद हो गया। इन रोशनियों को देखकर गारसा भी पत्थर के करीब पहुंच गया और उसने भी वो मंजर देखा। सोने के हजारों टुकड़े, इंतहाई कीमती हीरों के अंबार नजर आ रहे थे। गारसा दीवाना हो गया। खजाना, अजीम खजाना, ये मेरा है, आज इसी के लिए तो ये, निकालो इसे निकाल लो। वो पत्थर पर जोर करने लगा, इसे हटाओ, अरे इसे हटाओ, मैं इसमें उतरना चाहता हूँ, मगर रास्ता दो। अजीम सरदार, हमें यही दरकार है, मगर अंदर तोड़ दो, इस पत्थर को तोड़ दो। गारसा जुनूनी लहजे में बोला, नहीं आग के जादूगर, ये अंबार इस पत्थर के नीचे नहीं है, ये तो उनका अक्स है जो मैंने तुझे अपने इल्म से दिखाया। जहाँ ये अंबार मौजूद है वहाँ मैं तुझे ले जा सकता हूँ, लेकिन उस वक़्त जब अकाल का सहर हमेशा के लिए फना हो जाए, मुझे वो मकसद हासिल हो जाए जिसके इवज़ मैं खुशी से तुम्हें ये सारे अंबार दे दूंगा। और ये अक्स है, सिर्फ अक्स। गारसा मायूसी से बोला, हाँ लेकिन ये अंबार तेरे लिए है। शुमाबाहुत्रा वादा करता है कि ये सब तुझे दे दिया जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा शोमा? हशमत बे ने पूछा। हमारे साथ आमन, हमें अकाल के सहारों से जंग करनी होगी, उनकी साजिश का मुकाबला करना होगा जो अकाल तरपाशा ने की है और जिसने हमारे दिन रात हराम कर दिए हैं। हम तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, हम तेरे हुक्म पर हर एक को फना कर देंगे। गारसा बोला, तो आओ मेरे साथ, मेरे दोस्तों की मानद सतगाता की आबादियों में चलो, हम तुम्हें सतगाता का मेहमान बनाते हैं। क्या तुझे इस लड़की की भी ज़रूरत है? सब गाता के सरदार, मेरे ख्याल में इसे यहीं हलाक कर देना मुनासिब है। सफीना ने कंदील को देखते हुए कहा। शता बाहुत्रा ने कहा, काश इसे हलाक करना मुमकिन होता, काश ये हो जाता। बाहुत्रा मायूसी से बोला, ये काम तो मुझे सौंप दे, मैं चुटकी बजा कर डालती हूँ। सफीना सफाक लहजे में बोली, नहीं दाश्ती, ये मुमकिन नहीं, मुझसे ज्यादा और कौन जानता है, सारा झगड़ा इसी का है, इसे महफूज रखना जरूरी है, ये तरपाशा का मरकज है, ये हलाक ना होगी चाहे तुम इसे हजारों टुकड़ों में तकसीम कर दो। ये उस वक्त तक हलाक ना होगी जब तक अकाल तरपाशा का सहर सल्ब ना हो जाए। मैं ये काम कर सकती हूँ, सफीना बोली, करके देख लेना, मैं तुम्हें इसका मौका दूंगा, लेकिन हो ना सकेगा। अब तुम लोग मेरे साथ चलो, इसे खोल दो। बाहुत्रा ने कहा। सफीना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रोफेसर ने उसे डांट दिया और खुद आगे बढ़कर कंदील को खोल दिया। फिर वह सब घोड़ों पर बैठकर शुमाबाहुत्रा के साथ चल पड़े। और माहौल के दूसरी तरफ एरा उस पुरस्रार सरजमीन दुनिया से बाहर नहीं आई। हरिंडा अपने साथियों को इसी जमीन में दौड़ दुनिया की कहानी बता रहा था और सिकंदर राज अपने दोस्तों के दरमियान बैठे हुए थे। वो जो बातें कर सकते थे कर चुके, अब कहने के लिए कुछ ना रह गया। प्रोफेसर हशमत बे पर काफ़ी तबसरा आराइयाँ होने लगी। वो उसके बदल जाने पर हैरान थे, लेकिन गज़ाल को सफीना के बारे में कुछ अंदाज़ा था और वो जानता था कि प्रोफेसर की जहनी तब्दीली में उस बेटी का हाथ ज़रूर होगा, मगर ये तज़किरा करने की बात नहीं थी। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। फिर ज़मीन के इस सुराख से एक एक करके बहुत से लोग बाहर निकल आए। उनके हाथों में चौड़े चौड़े बर्तन थे जिनमें ताज़ा खुश रंग फल, खुश्क मेवे भरे हुए थे। उन चीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और बहुत से लोग उन्हें संभाले हुए थे। आखिर में एरा भी निकल आई। वो सब के सामने पहुंच गए और एरा ने कहा,
कर्नल फेरोज, अपने साथियों से कहो कि वो ये चीज़ें खा लें। कल दिन की रोशनी में शिकार किया जाएगा और तुम अपने पसंदीदा जानवरों का गोश्त इस्तेमाल कर सकोगे। तुम्हें हमारे लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है एरा, राजदेव ने कहा, और एरा उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। वो जब भी राजदेव या सिकंदर की तरफ देखती, उसकी आंखों में नहायत अकीदत और एहतराम पैदा हो जाता। मेरे मोहसन, तुमने मेरे लिए साल हा साल जो कुछ किया है, उसके सामने ये मामूली सी चीज़ें क्या हसीयत रखती हैं। सिकंदर ने मेरी औलाद और सतगाता की तकदीर को फूलों की मानद परवरिश किया। तुम लोग आज मेरे दस्ते बाजू बने हुए हो। इन एहसानात का सिला एरा 10 बार पैदा होकर भी नहीं दे सकती। तुम कुछ भी कहो, बहरहाल ये सब हमारी ज़रूरत है, इसलिए हम एतराज़ ना करेंगे, वरना इस सारी कार्रवाई में हमारा अपना शौक भी शामिल है। हरिंडा और उसके साथियों को भी बड़े खलूस से शरीक किया गया। सरातू ने फल खाते हुए सरगोशी की। शर, ये फल कहाँ से आया है? इधर तो दरख्त भी नहीं है। फल खाओ सरातू, दरख्तों की तलाश से क्या फ़ायदा? मैं सोचता शर, ये शब मैजिक बट मैजिक फ्रूट शर, मेरा लाइफ का शब शय ज्यादा हैरत का बात। खाते रहो, खाली पेट में हैरत का गुजर भी नहीं होगा। ऐसा तो है शर। शरातू ने एक अजीब सेब उठाकर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। उसकी इस सादगी ने उस माहौल में भी मुस्कुराहटें पैदा कर दी। फल इतने थे कि सबके शिकमसीर होने के बाद भी बच गए। एरा उनके पास ही मौजूद थी। जब सब फारग हो गए तो उसने कहा, बहुत जल्द ही तुम्हारी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी मुहैया कर दूंगी। एक तकलीफ तुम्हें करना होगी कर्नल। क्या एरा? कर्नल ने कहा। इस दौरान चौका कर्नल और एरा का ज़्यादा साथ रहा था, इसलिए वो कर्नल ही को ज़्यादा मुखातब करती थी। तुम्हें इन अशिया की निशानदही करनी होगी जो तुम्हारी ज़रूरत के लिए अहमियत रखती है। हम तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहते एरा, सिकंदर बोला। नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, एरा ने कहा और वहाँ मौजूद उन लोगों से ये सब कुछ उठाने के लिए कहा। कर्नल राज से बोला, कंदील के साथ सफ़र करते हुए मेरा लिबास भी तार तार हो गया और मैं भूख प्यास से नीम पागल हो गया था। उसने ना सिर्फ मुझे नया लिबास फराहम किया बल्कि खुराक और ये राइफल भी। वैसे तो ये सब कुछ नाकाबिले यकीन है मिस्टर सिकंदर, लेकिन शहर की ये शक्ल, जब ये लोग सब कुछ कर सकते हैं तो अपने मसाइल हल करना उनके लिए क्या मुश्किल होता होगा। खुदा ही जाने, सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला। एरा उन लोगों को वापस भेजने के बाद उनके दरमियान आ बैठी। राजदेव और सिकंदर के लिए उसकी शख्सियत सबसे ज़्यादा पुरइसरार थी, क्योंकि उन्होंने उसे दरियाफ़त किया था और राज ने तवील अरसा उसकी निगाहदाश्त की, एक पौधे की मानद। चुनाचा इस वक्त भी वो अजीब सी नज़रों से एरा को देख रहे थे। एरा ने कहा, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनसे मैं तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करूं। सच ये है कि साहरों की दुनिया बहुत मुख्तसर है और हमारे मामलात सिर्फ 112 के इस छोटे से खित्ते के मामलात हैं, जबकि तुम लोग एक लामहदूद दुनिया के मालिक हो। राजदेव, मैं तुम्हारी अनायतों के साए में एक महफूज जगह थी, लेकिन मेरी आंखें तुम्हारी दुनिया के गोशे गोशे को देख रही थी और मैंने तुम्हारी दुनिया को बहुत गहरी नज़रों से देखा है। आज भी मैं कोई शक नहीं सिकंदर और राजदेव कि तुम अपनी दुनिया के बहुत अच्छे इंसानों में से हो। अगर मेरा बेबस जिस्म किसी और के हाथ लग जाता तो इस बात के अमकानात भी थे कि अकाल तरपाशा का सारा मंसूबा खाक में मिल जाता और मैं जो एक तवील अरसे के लिए बेबसी की नींद सो गई थी, पारा पारा हो जाती और मेरे जिस्म का वजूद ना रहता। मैं उसे अकाल तरपाशा की मसलहत नहीं बल्कि अपनी खुशबख्ती समझती हूँ कि मुझे तुम दोनों का सहारा हासिल हुआ। शस्ता सिकंदर के पास फूल की मानद परवान चढ़ी और मैं राजदेव की नवारदगाह में दुनिया की ठोकरों से महफूज रही। मेरे मोहसिनों, इसके बदले तुम्हें बेशक बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन तुम्हारी दुनिया के रस्म व रिवाज में एक दूसरे की मदद और अपनायत भी शामिल है और साहरों की इस दुनिया को भी तुमसे यही सब कुछ मिला। मेरा ख्याल है कर्नल फेरोज तुम्हें वो कहानी सुना चुके होंगे जिसका ताल्लुक सतगाता से है।
یہ سحروں کی سرزمین کی کہانی ہے، اور جس طرح تمہارے درمیان زندگی گزارنے کے مختلف مسائل ہیں، اسی طرح ست گاتا کی زمین سحر سے مزین ہے، اور یہی ہمارا ذریعہ اقتدار ہے۔ ہمارے ہاں بھی برائیاں اور اچھائیاں جنم لیتی ہیں۔ سحر اپنے علم کی وسعت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نئے سحر ایجاد کرتے ہیں جن سے طاقت کا توازن پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اکال ترپاشا اور شمابا ہوترا بھی دو طاقتور نام ہیں، اور انہی کے درمیان نیکی اور بدی کا تصور چل رہا ہے۔ کرنل، کیا تم نے بتایا کہ اکال ترپاشا اور شمابا ہوتا کے درمیان چیکلش نے اس کہانی کو جنم دیا؟ یہ دو حریفوں کا ٹکراؤ ہے، اور میں تمہیں اپنے ساتھیوں میں سمجھتی ہوں۔ ہاں ایرا، میرے مختصر الفاظ تمہارے مقصد کی تشریح نہیں کر پائے۔ میں بھی بس اتنا ہی کہتا ہوں سکندر اور راج دیو جی کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے منصب کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ تمہاری قندیل اور ست گاتا کی شستہ اس سونے والی قوم کے مستقبل ہے، اور اکال ترپاشا نے شمابا ہوترا کے سحر سے مغلوب ہو کر یہ موت کی نیند اختیار کی تاکہ سحر کے اصولوں کے مطابق ایک منصوبے کے تحت ایک نئی ہستی کو وہ قوانین عطا کر دے جو شمابا ہوترا کے سحر کو ناکام بنا دے۔ شستہ کی تلاش ہمارا اولین مقصد ہے۔ میرے پاس اکال ترپاشا کا سحر ایک امانت کی حیثیت سے محفوظ ہے، اور مجھے حکم ہے کہ وقت پورا ہونے کے بعد میں اس سحر میں سے صرف وہ کچھ استعمال کر سکوں جو اہم ضرورت ہو۔ ایک ایک شے مجھ پر قرض ہے، اور میں اس امانت کو محفوظ طریقے سے شستہ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ جب شستہ اپنا مقام حاصل کر لے گی تو شمابا ہوترا کے خلاف ایک مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور وہ اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ ہم نے جب ان جنگلوں کا رخ کیا تو ہمارا خیال تھا کہ باہوترا اس منصوبے سے ناواقف ہوگا، لیکن یہی ہماری غلطی رہی، اور اس کی وجہ سے ہمیں بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بھی ساحر ہے، صاحب قوت ہے، اور اپنی تمام حربیں استعمال کر رہا ہے۔ یہ شہر جو تم لوگوں نے دیکھا دراصل ایک پناہ گاہ ہے، اور ساحری کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ وہ جو موت کی نیند سو گئے ہر سحر سے آزاد ہوتے ہیں جب تک وہ دوبارہ زندگی نہ حاصل کر لیں، اور اب ہم غیر محفوظ ہیں۔ ہمارا اولین مقصد یہی ہے کہ شستہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد ہمیں قوت بھی حاصل ہو جائے گی، اور میں شستہ کی امانت اس کے حوالے کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گی۔ تم لوگوں کی جدوجہد اس وقت تک میرے لیے ہونی چاہیے جب تک کہ شستہ ہمیں مل نہ جائے۔ اور بد نصیبی نے ایک اور مصیبت مجھ پر نازل کی۔ اگر اکال ترپاشا جو میرا شوہر ہے یہاں اپنی جگہ محفوظ ہوتا جہاں میں اسے چھوڑ کر گئی تھی، تو یہ ذمہ داری میں اس کے سپرد کر دیتی، اور وہ زیرک تھا، صاحب اقتدار رہا تھا، وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے کے مراحل طے کرتا، لیکن چونکہ شمابا ہوترا ہماری آمد سے واقف ہو چکا ہے، اس لیے وہ اکال ترپاشا کا جسم یہاں سے نکال کر لے گیا، اور یقینی طور پر اس نے اپنی تحویل میں رکھا ہوگا۔ میرے محسنوں، میرے مددگاروں، ہمیں کچھ اور پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی، اور میں مجبوراً تم بھی میرے ساتھ ہوگے، لیکن جہاں تم نے مجھ پر اتنی عنایتیں کی وہاں ست گاتا کی تقدیر بدلنے میں میرے کچھ اور مدد کرو اور میرا مسلسل ساتھ دو۔ سنو میرے دوستو، ہمارا سحر کچھ ایسی روایات کا حامل ہے جو تمہارے لیے باعث حیرت ہوں گی، لیکن ہمیں اس سے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ست گاتا کے سحر اپنی انوکھی قوتوں کے تمام حربے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بارود کا جادو ان کے بے بس کی بات نہیں، اور یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ اس کے سامنے وہ بے بس ہیں اور اسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ فوقیت یوں ہے کہ میں نے بارود کی دنیا دیکھی ہے، آتھی ہتھیار میں نے تمہاری تحویل میں رہ کر دیکھے ہیں، اور جو شے ہماری نگاہوں سے گزر جاتی ہے اس کا حصول ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو شے ان کی نگاہوں سے نہ گزرے وہ اس کے حصول میں بے بس ہیں۔ میں تمہیں بارودی ہتھیار مہیا کر سکتی ہوں، لیکن شمابا ہوترا کے لیے یہ ممکن نہیں،
اور یہی ہماری جیت ہے۔ میں نے کرنل کو ایک بارودی ہتھیار دیا، میں ایسے ہتھیاروں کے انبار لگا سکتی ہوں جبکہ شمابا ہوترا وہ کہیں سے نہیں حاصل کر سکتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ستگاتا کی جنگ میں تمہیں بالکل شریک نہ کرتی، لیکن یہ بارودی ہتھیار ہماری فتح کا باعث بن سکتے ہیں اور ان کا استعمال صرف تم لوگ جانتے ہو۔ چنانچہ اگر تمہاری مدد کرو گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ کاش تم خلوص دل سے ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ ایرا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم تم سے منحرف ہیں؟ راج دیو نے کہا۔ نہیں راج دیو، میں تو شرمندہ ہوں کیونکہ ان حقائق سے ناواقف نہیں ہوں جو سامنے آ چکے ہیں۔ تمہیں اپنی پرسکون زندگی ترک کر کے یہاں تک آنا پڑا اور بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے ہر بات میرے ذہن میں ہے، اس کے لیے میں تم سے شرمسار ہوں۔ یہ سب کچھ ایرا ہماری دنیا سے جتنا مختلف ہے تمہیں اس کا اندازہ ہے۔ ہمیں بتاؤ اب ہمیں تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شمابا ہوترا نے کرنل کے ساتھ آنے والی شستا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اگر شستا ہمیں مل جائے تو میرے پاس ترپاشا کی جو امانت ہے میں شستا کے حوالے کر دوں۔ اس کے بعد شستا اپنے مسائل خود بخود حل کر لے گی۔ ترپاشا مجھے مل جاتا تو وہ ہمارا معاون ہوتا۔ اس طرح ساحروں نے ہمارے دونوں راستے بند کر دیے۔ ستگاتا کے ساحر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جبکہ تم ان کے لیے سخت خطرناک ہو۔ وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے راستے بند کر سکتے ہیں مگر یہ بھی ان کے لیے مشکل ہوگا۔ میں اکال کے ساحروں کو شستا کی تلاش میں روانہ کر رہی ہوں۔ شستا جہاں بھی ہے اسے ان کے قبضے سے نکالنا تمہارا کام ہوگا۔ اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ تمہارے لیے یہ جگہ موزوں ہے، یہ جگہ ایک جیسی ہے، یہاں قیام کرو۔ ساحر روانہ ہوں گے اور ہمیں خبر دیں گے کہ اکال کہاں ہے، شستا کہاں ہے۔ اس کے بعد ہمیں وہاں تک سفر کرنا ہوگا۔ راج دیو اور سکندر نے اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی اور ایرا ان کے درمیان سے چلی گئی۔ وہ اسی زیر زمین دنیا میں داخل ہو گئی۔ یہ سب آرام کرنے لگے۔ گوری، بھرت چندر اور راج دیو وغیرہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سکندر نے کہا، ہمارے اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ پروفیسر گوری کے ہم قندیل اور پرسرار لاش کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے تھے۔ ہم اس کہانی سے واقف ہو چکے ہیں جو اس پرسرار لاش اور قندیل سے وابستہ تھی۔ قندیل اس پرسرار آبادی کی امانت تھی جسے میں نے پرورش کیا۔ حقیقتوں سے انحراف کون کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ساحروں کی کشمکش بہت خطرناک ہو، لیکن اس کامیابی کے بعد ہماری واپسی میں آسانی ممکن ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ بصورت دیگر اگر آپ لوگوں کی کچھ اور رائے ہو تو ہم اس سے انحراف نہ کریں گے۔ اور رائے کیا ہو سکتی ہے مسٹر سکندر؟ اس مہم کو درمیان میں چھوڑ کر جانا بھی تو ممکن نہیں۔ میں اپنے طور پر پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں جو کچھ کرنا تھا کر چکا ہوں۔ واپسی ہو سکی تو ٹھیک ہے، نہ ہو سکی تب بھی کیا حرج ہے۔ جستجو ہی تو زندگی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے بہت پرلطف ہے، پروفیسر گوری نے کہا۔ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں مسٹر سکندر۔ اب اس خیال کو دل سے نکال دیں کہ ہم اس جد و جہد سے بد دل ہیں، بھرت چندر نے کہا۔ ہمیں ایک دکھ ہے اور اس دکھ کو ہم کسی طرح دل سے نہیں نکال سکتے، سکندر نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا نیک نفس ہرینڈا، ہم لوگ ویشیوں کے نرغے میں چلے گئے تھے۔ اس کہانی کا آغاز ایک معلوماتی مہم سے ہوا، لیکن بدبخت گارسا نے ایک خزانے کی کہانی اس سے منسوب کر دی اور شردانیوں کی قید میں بحالت مجبوری ہمیں یہ کہانی اسی نامعلوم خزانے سے منسوب کرنا پڑی۔ ہرینڈا کو آمادہ کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ وہ قوم پرست اپنے لوگوں کی قسم پسری سے دل برداشتہ تھا اور ہماری نسبت اسے بہت قربانیاں دینا پڑیں۔ کاش کوئی خزانہ بھی مل ہی جاتا۔ ہمیں نہ صرف اس سے شرمندہ ہونا پڑے گا بلکہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ وہ اس فریب کو برداشت نہ کر سکے۔ سکندر زمین قریبتے ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔
وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ ان الفاظ پر سب مضطرب ہو گئے۔ وہ سب بے چین نظروں سے سکندر کو دیکھ رہے تھے، مگر سکندر اپنی دھن میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ ان کی غیر معمولی خاموشی پر سکندر نے گردن اٹھائی اور اسے ان لوگوں کی بے چینی کا احساس ہوا۔ دوسرے لمحے اس بے چینی کی وجہ بھی ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ہرنڈا خاموشی سے ان کے پاس آ بیٹھا تھا اور سکندر کی پوری بات اس نے سنی تھی۔ اسے دیکھ کر سکندر کا پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا اور اس کی سہمی ہوئی نظریں ہرنڈا پر جم گئیں۔ ہرنڈا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہر شخص شدید سنسی کا شکار تھا۔ تب ہرنڈا نے کہا، دراصل مسٹر سکندر، ہم صرف اس لیے وحشی ہیں کہ مہذب آبادیوں سے دور ہم نے ان جنگلوں میں جنم لیا۔ اس میں ہمارا قصور نہیں۔ میری قوم ایسی نہ ہوتی اگر وہ بھی اس خطے سے کچھ پرے پیدا ہو جاتی۔ مزید یہ کہ ہم غربت کی انتہائی حد تک پہنچ گئے اور ضرورتوں نے ہم سے انسانیت بالکل چھین لی۔ میں بھی وہی ہوتا اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر علم کی روشنی نہ دیکھ لیتا۔ مسٹر سکندر، آپ کے ساتھ رہ کر میں نے روشنی اور اجالے دیکھے ہیں۔ میرے لیے یہ تصور ہی کافی ہوگا کہ میں نے بھی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک مہم سر انجام دی۔ مجھے وہ کچھ نہ ملے گا جن کے لیے میں نے یہ سفر اختیار کیا تھا، لیکن اب اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ انسانیت کے علمبرداروں کو ہماری کہانی سنائیں۔ ان سے کہیں کہ سوارا کے جنگلوں میں بھی ان جیسے کچھ انسان رہتے ہیں جو انسانیت کے ہر حق سے محروم ہیں، جبکہ وہ ان جیسے ہیں۔ انہیں جنگلی جانور سمجھ کر ان کے خاتمے کی فکر میں سرگرداں نہ رہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں۔ وہ اپنی دنیا میں واپس جا کر اگر ہمیں انسانی حقوق دلوائیں تو ہمارے لیے وہ بھی خزانے سے کم نہ ہوں گے۔ میں مسٹر سکندر ہر حالت میں خلوص دل سے آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہاں ان حالات میں ہماری زندگی موت مشترک ہوگی۔ آپ میری اور میرے ساتھیوں کی طرف سے بالکل اطمینان رکھیں۔ ہرنڈا کی اس اعلیٰ ظرفی اور ان الفاظ نے سب پر رکت طاری کر دی۔ وہ سکوت کے عالم میں بیٹھے رہ گئے۔ پھر سکندر نے کہا، ہرنڈا، تم نے عظمت کی جو مثال پیش کی، ہم میں سے کوئی اسے مرتے دم تک نہ بھول سکے گا۔ تمہاری اس خواہش کو ہم زندگی کا مقصد بنا لیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تب آپ پر میرا کوئی احسان نہ رہے گا مسٹر سکندر۔ ہم اپنے ہر مقصد کا شریک سمجھیے، ہرنڈا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد گفتگو جاری نہ رہ سکی۔ ہرنڈا اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ اس واقعے سے سب ہی عجیب کیفیت کا شکار ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد سکندر نے کہا، مجھ سے ایک بھیانک غلطی ہوئی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوا، ورنہ ہم اس سلسلے میں سخت اذیت کا شکار رہتے۔ ہاں، اس سے یہ سبق پھر سے تازہ ہوا کہ بلند ظرفی کبھی کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ یہ وحشی اور جنگلی شردانی بھی انسانیت کی ان خوبیوں سے مالا مال ہیں جو آپ مہذب دنیا میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، بھرت چندر نے کہا۔ ہرنڈا نے واقعی ایک عجیب سا تاثر پیدا کر دیا۔ پروفیسر گوری گہری سانس لے کر بولا، تم لوگ اپنے طور پر آرام کرنے لگے۔ ایرا زیر زمین دنیا سے واپس نہیں آئی۔ اس جادوئی دنیا کے راز ہی رہنے چاہیے۔ جتنا کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس نے ان کے دماغ کی چولیں ہلا دیں اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ بہرحال تقدیر نے انہیں اس انوکھی کہانی سے روشناس کیا اور وہ اس سے متعلق نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے متعلق ہو گئے، اور ابھی یہ کھیل نہ جانے کتنا طویل تھا۔ کرنل کو غزال مل گیا اور وہ رہ رہ کر غزال کی صورت دیکھنے لگتا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ اس کی کھوئی ہوئی کائنات اسے واپس مل چکی ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی آپ بیتی سنا چکے تھے۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ پھر اس خاموشی سے اکتا کر کرنل نے غزال کو مخاطب کیا، تم پریشان ہو غزال؟ جی ڈیڈی، غزال چونک کر بولا۔ ہم سب منتشر ہو گئے تھے، لیکن تقدیر نے بڑے انوکھے انداز میں ہمیں پھر سے یکجا کر دیا۔ ہاں، غزال ٹھنڈی سانس لے کر بولا، لیکن قندیل؟ جی، غزال کی مدھم آواز ابھری۔ جانتے ہو کچھ؟ کرنل نے کہا، اور غزال سوالیہ نگاہوں سے کرنل کو دیکھنے لگا۔ اس لیے بیٹے کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا تعلق سحروں کی اس سرزمین سے ہے، جس کا اگر ہم صرف قصہ سنتے تو اسے صرف کسی الف لیلوی مصنف کی گھڑت سمجھتے۔ لیکن ڈیڈی، غزال کی سسکی ابھری،
मैं तुम्हारी ज़हनी कफ़ियत समझता हूँ बेटे। तुम जानते हो कि मैंने सब कुछ देखते हुए भी तुम्हें इसकी तरफ बढ़ने से नहीं रोका। ना सिर्फ ये गज़ाल, बल्कि मैंने ये सफ़र इसीलिए इख्तियार किया कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। तुम अगर अकेले ही महम पर आते तो मैं जी ना सकता था। मैंने बाप बनकर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब हालात जो बता रहे हैं उनसे तुम्हारी आगाही ज़रूरी है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। वो इस पुरस्कार खित्ते की रूह है। उसे उसका मनसब मिल जाएगा तो वो हमसे बहुत दूर होगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, बस तुम्हारे दिल बर्दाश्ता होने से खौफजदा हूँ। हौसले से काम लेना होगा गज़ाल, हौसला ना हार बैठना बेटे। गज़ाल की आंखों से आंसू टिपकने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, आप फिक्रमंद ना हो डैडी, मैं हर सूरत हाल का मुकाबला करूंगा। अगर वह मेरी तकदीर में नहीं है तो मैं तुम्हें पहले से इसके लिए तैयार करना चाहता हूँ। ये सब कुछ हमारे कब्ज़ा कुदरत से बाहर है। मैं नहीं जानता कि साहरों की उस जंग में हमारा क्या किरदार होगा, लेकिन बिलगर्ज अगर एरा कामयाब हुई तब भी कंदील इस दुनिया की हुक्मरान होगी और हमें यहाँ से जाना होगा। गज़ाल ने कोई जवाब ना दिया। वो गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। यहाँ उनका क़याम तवील रहा। दूसरी सुबह एक अनोखा मंजर देखने को मिला। एरा ने कहा था कि उन्हें शिकार मिल जाएगा और इस वक्त उनके अतराफ में हरन, चीतल, सांबर कलीलें करते नजर आए। उनके गोल के गोल मौजूद थे। ये जानवर कहाँ से आ गए इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। सब हैरान निगाहों से उन्हें देख रहे थे। राजदेव फौरन ही राइफल लेकर तैयार हो गया। कई हरन और चीतल शिकार किए गए। वो सब कुछ भूल कर उनका गोश्त तैयार करने में मसरूफ़ हो गए। खूब शिकम शेर होकर ये गोश्त उड़ाया गया। एरा से दोपहर ढले मुलाकात हुई। वो 5 अफराद के साथ बरामद हुई। ये सब अजीब से ढीले ढाले स्याह लिबासों में मलबूस थे। एरा के उनके पास आ गई। कहो राज, ज़रूरतें पूरी हो गईं? हाँ एरा, राजदेव ने कहा। इन जानवरों को सफ़र तय करने में देर लगी, वरना ये पहले आ गए होते। अब मैं इन साहरों को शस्ता की तलाश में रवाना कर रही हूँ। इनकी वापसी के बाद ही हम अपने आइंदा कदम का तयन कर सकते हैं, एरा ने कहा। फिर वो यहाँ से कुछ फासले पर चली गई। उसने एक नोकीले पत्थर से एक दायरा बनाया और 5 साहर उस दायरे में खड़े हो गए। एरा उनसे कुछ फासले पर चंद कंकड़ियां हाथ में लेकर खड़ी हो गई। वो पथराई हुई निगाहों से आसमान की तरफ देख रही थी। तमाम लोग खामोशी से ये मंजर देखते रहे। फिर अचानक एरा के हलक से एक आवाज़ निकली और उसने एक कंकड़ी एक साहर पर दे मारी। साहर ने इस तरह दौड़ लगाई जैसे किसी दौड़ मुकाबले में हिस्सा लेने वाला दौड़ता है। लेकिन फिर अचानक उन लोगों ने उसे फिजा में बुलंद होते हुए देखा। वो तीर की तरह आसमान की बुलंदियों की सिमत जा रहा था। शर अचानक शरातू ने सिकंदर के कान के पास सरगोशी की और सिकंदर चौंक पड़ा। क्या है? सिकंदर ने पूछा। एक बात सोचता शर, क्या? उन लोगों को एरोप्लेन का क्या ज़रूरत? उनका जब जी चाहता उड़ जाता। उन ये शहर सीखना चाहता। अभी सीखोगे? राव इस बेतुकी मदाखलत पर झंझला कर बोला। अभी नो शर, इतना जल्दी नहीं, सरातू इंकसारी से बोला। इस दौरान एक और साहर दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद हो गया। पहला परवाज करने वाला इतना ऊंचा जा चुका था कि अब बहुत छोटा नजर आ रहा था। यके बाद देगरे वो 5 फिजा में बुलंद होकर मुख्तलिफ सिमतों में निकल गए। सब दम खुद होकर खड़े हुए आसमान में देख रहे थे। फिर अचानक एरा के हलक से एक दहशत भरी चीख निकली। परवाज करने वाला एक साहर अचानक ही लड़कनियां खाता हुआ नीचे आ गया। ऐदा नाबर तरोशा, ऐदा नाबर तोशा, एरा दोनों हाथों से सर थाम कर बोली। आसमान के दूसरे दबे भी उसी अंदाज में लड़क रहे थे। फिर काफी फासले पर एक साहर नीचे गिर कर जमीन से टकराया। एरा उसकी तरफ दौड़ पड़ी। कर्नल ने सबसे पहले बंधे हुए घोड़ों की तरफ छलांग लगाई। दूसरे लोग कर्नल की दौड़ने की वजह नहीं समझ सके, लेकिन जब वो घोड़े की रस्सी खोलकर उसकी पुश्त पर बैठा तो बात समझ में आई। कर्नल का घोड़ा उस तरफ दौड़ रहा था जहां पहला साहर गिरा था। वो एरा से पहले वहां पहुंच गया, लेकिन जो मंजर उसने देखा उसे देखकर कर्नल को चक्कर आ गए। साहर के जिस्म की हड्डियां तक रेजा रेजा हो गईं। उसके खून की छींशें दूर दूर तक बिखर गई थीं।
सर पांव का कोई पता नहीं था, बस गोश्त का एक लोथड़ा था जो खून से सुर्ख हो रहा था। चंद लम्हात के बाद एरा भी वहां पहुंच गई और सकते के आलम में उस मंजर को देखने लगी। फिर उसके मुंह से आहिस्ता से निकला, कोरादा शराऊ बुरतरोशा। बाकी लोगों ने भी कर्नल की तकलीद की और दूसरे सहारों की लाशें करीब पहुंच गए। सबकी कैफियत एक जैसी थी, गोश्त के लोथड़े, खून के छींटे और बस। दूसरी तरफ सफर बेहद तवील था। घोड़ा गिर्द उड़ाते हुए तूफानी रफ्तार से दौड़ रहे थे। वसीओ इरीज मैदान और पहाड़ी सिलसिले तय होते रहे। उसके बाद एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला सामने आ गया जो नाकाबिले अबूर था। स्याह रंग के बदसूरत पहाड़ आसमान से बातें कर रहे थे। दूर से ये सिर्फ एक पहाड़ी दीवार मालूम हुई, लेकिन करीब पहुंचकर अंदाजा हुआ कि दरमियान में बेशुमार छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनके दरमियान पर पीच रास्ते बने हुए थे। घोड़े कतार की शक्ल में उन रास्तों से गुजरते रहे। फिर एक ऐसे दर्रे में पहुंचे जिसके दोनों तरफ सैकड़ों फुट बुलंद पहाड़ सर उठाए खड़े थे। उनके सिरे बर्छी नुमा नोकीले थे। इस दर्रे से गुजरकर वो दूसरी तरफ पहुंचे तो आंखें खुली की खुली रह गईं। दूसरी तरफ का मंजर जन्नत नज़ीर था। ताहदे निगाह सरसब्ज़ो शादाब दरख्त फैले हुए थे जो फलों से लदे हुए थे, सेब, खुबानियाँ और कुछ अजनबी फल। उनके दरमियान खुश रंग फूलों के तख्ते चले गए थे। ओ माई गॉड, क्या हसीन जगह है, सफीना ने पुरसहर अंदाज में कहा। ये सत गाता है, शुमाबा होत्रा ने गारसा से कहा। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा सत गाता। हाँ, वो सब गाता का देवता है, उसका नाम सत गाता है। तुम उसके पुजारी हो। हाँ, यही हमारा मालिक है। तुम्हारी आबादियाँ कहाँ है? यहीं इसी जगह। क्या मतलब, क्या तुम लोग मकान बनाकर नहीं रहते? हमारे घर भी यहाँ मौजूद हैं, नजर नहीं आ रहे। आ जाएंगे। ये जगह तुम्हें पसंद आई? बेहद, ये बहुत खूबसूरत है। मैंने उसे आबाद किया है। क्या मतलब? क्या ये पहले आबाद नहीं थी? वहाँ सिर्फ हमारी इबादत गाह थी। हम लोग दूर दराज की आबादियों से आकर यहाँ पूजा करते थे। लेकिन ये उस वक़्त की बात थी जब शहरों में यंगागत थी और अकाल तरपाशा ने तरमीमात नहीं की थी। इससे कबल सतगाता के शहर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। तरपाशा के इरादे नाकाम बनाकर मैंने तवील अरसे तक काम किया है। तमाम छोटी छोटी बस्तियों को ख़त्म करके मैंने ये वसीओ अरीज बस्ती बनाई। इससे मुझे बहुत से फ़ायदे हासिल हुए। अकाल तरपाशा के हमदर्द उसके हुक्म पर आर्दी मौत अपना चुके थे और संबाना के गार में जा सोए, लेकिन जो उसके दर पर्दा वो हमारे हमदर्द थे वो भी मेरे सामने आ गए। मैंने तमाम बस्तियां खाली करा लीं और सबको यहाँ आबाद कर लिया। उससे ये फ़ायदा हुआ कि अकाल के हमदर्द भी मेरे हम नवा बन गए। गोया यहाँ सतगाता की कुल आबादी है? प्रोफेसर हशमत बे ने पूछा। वो इस कहानी में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। और अब इस इलाके में कोई दूसरी बस्ती नहीं है, नहीं सिवाय संबाना के गारों के। वहाँ उनकी आबादी है जो शस्ता की वापसी के मुंतज़िर हैं। वो लोग वहाँ रहते हैं। हाँ, लेकिन मुर्दों की मानद। क्या मतलब? वो वहाँ तवील नींद सो रहे हैं और अब जागेंगे क्योंकि एरा यहाँ पहुँच चुकी है। मगर तुम्हारी आबादी कहाँ है? उन मर्गजारों में तो कोई इंसान नजर नहीं आता। इस बार सफीना ने लबे कुशाई की और शुमा मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपने लिबास से एक नाकूस निकाला और उसे होंठों से लगाकर जोर से फूंका। नाकूस की हैबतनाक आवाज़ फिजा में उभरी और उसका रद्द अमल देखकर वो शशदर रह गए। अचानक ज़मीन ने इंसान उगलना शुरू कर दिए। ये ज़मीन से बरामद हो रहे थे। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जहाँ तक निगाह जाती इंसान ही इंसान नजर आए। उनकी आवाज़ों से इतना शोर हुआ कि कानों के पर्दे फटने लगे। ये मेरी आबादी है, बनाहूत्रा ने कहा। किसी के मुंह से आवाज़ ना निकली। फिर बाहूत्रा ने दोबारा नाकूस फूंका और वो सब उसी अंदाज से ज़मीन में दफन हो गए। ये लोग ज़मीन के नीचे रहते हैं, गारसा मुतहरियाना अंदाज में बोला। तुमने सवालों की भरमार कर दी है। अपने घोड़े से उतरो, अपनी आंखों से उनका तर्ज जिंदगी देखो, शुमाबा होत्रा ने कहा और खुद घोड़े से उतर गया। इसमें कोई शक नहीं गारसा कि हमें यहाँ किसी खजाने के होने का इल्म हो चुका है।
लेकिन उसका हसूल एक मुश्किल काम होगा। मैं महसूस कर रहा हूँ प्रोफेसर कि तुम मुसलसल मायूसी की गुफ्तगू करते हो। क्या इसके पसे पर्दा कोई और तस्वर है? भला क्या तस्वर हो सकता है मिस्टर गारसा? तो फिर पुरजोश क्यों नहीं हो? हालात गारसा, हालात। इसके हसूल में बेशुमार उलझनों का सामना करना पड़ेगा। हमें शूमा की शर्त को तुम मामूली ना समझो। इस तिरस्मी दुनिया के बारे में हम क्या जानते हैं? वो लोग सिर्फ हमारे हथियारों से मरऊब हैं, लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि सिकंदर के साथ हरिंडा भी है, और इंसानों के अलावा उसके पास हथियारों की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। और तुम्हारी सोच इतनी ही नाकस। अहमक प्रोफेसर, इन लोगों को अपने तावन के जाल में फांसे रखो और खजाना तलाश करो। हमें किसी से जंग करने की क्या ज़रूरत है? सुनो प्रोफेसर, अगर तुम्हारे दिमाग से अकल रुखसत हो चुकी तो मुझसे सुनो, मेरा क्या मंसूबा है। ये लोग जंग में उलझे हुए हैं। इन पर ज़ाहिर करो कि हम इनके दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह मुस्तइद हैं, और इस दौरान इस खजाने की तलाश जारी रखो। यहाँ की आबादियों में घुल मिलकर किसी भी जरिए से ये काम किया जा सकता है। क्यों सफीना, अपने बाप से ज़्यादा ज़हीन लड़की, मेरे मंसूबे के बारे में तुम्हारी क्या राय है? एक्सीलेंट मिस्टर गारसा, सफीना ने कहा।